साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 जून 2022 को होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देखेंगे या ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न परतों के मध्य पाई जाने वाली असंबद्धता का ऊपर से नीचे सही क्रम क्या है। तो इसमें आप देखेंगे इसका सही क्रम क्या है। तो यदि आप ऊपर अर्थात क्रस्ट से लेकर के क्रोड तक चलेंगे तो सबसे ऊपर जो है आपका कोनरॉड असंबद्धता है, इसके बाद मोहरोविक है, फिर रेपेटी है, गुटेनबर्ग है और सबसे नीचे जो है आपका लेहमैन असंबद्धता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो ज्वालामुखी और देश का। तो देखिए इसमें यदि आप सी ऑप्शन देखें, मेयान ज्वालामुखी जो है आपका फिलीपींस में है। कहाँ पर है? फिलीपींस में है। जबकि ताल ज्वालामुखी जापान में नहीं, फिलीपींस में है। कोह सुल्तान जो है आपका कहाँ पर है? ये इराक में नहीं है। ठीक है। चिम्बोर्जो जो है ये आपका इंडोनेशिया नहीं बल्कि इक्वाडोर में है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पैंजिया का विभाजन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में हुआ। किस काल में हुआ था? ये कार्बोनीफेरस काल में ये घटना हुई थी। आगे चलते हैं। अगला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन कारण वाला प्रश्न है। तो कथन है कि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में उच्च तापमान होने के बावजूद ऊंचा तापमान होने के बावजूद उच्च वायुदाब होता है। सही बात है। कारण भूमध्य रेखा क्षेत्र से उठी वायु तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से उठी वायु इन अक्षांशों पर नीचे उतरती है, तो इसलिए ऐसा होता है। तो यहाँ पर कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। देखिए दोनों गोलार्धों के 30 से लेकर के 35 डिग्री अक्षांशों नॉर्थ एंड साउथ के मध्य विकसित वायुदाब पेटी को उपोष्ण वायुदाब पेटी कहते हैं। इस पेटी के क्षेत्र में शीतकाल के 2 माह छोड़कर उच्च तापमान रहता है। इसके बावजूद यहाँ उच्च वायुदाब होता है क्योंकि इस पेटी का संबंध तापमान से न होकर के पृथ्वी की दैनिक गति तथा वायु के अवतलन से संबंधित है। इस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है, हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है मरुस्थल और देश में। तो देखिए इसमें काइजिल कुम जो मरुस्थल है ये उज्बेकिस्तान में है, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है, काराकुम जो शीत मरुस्थल है ये तुर्कमेनिस्तान में अवस्थित है। कहाँ पे है? तुर्कमेनिस्तान में है, ना कि किर्गिस्तान में है। शिमशन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है ये मरुस्थल। आगे चलते हैं। विभिन्न महाद्वीपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इस और बताना है कि कौन से कथन इसमें सही हैं। तो एशिया महाद्वीप पृथ्वी के कुल भूक्षेत्र का 1/3 है। ये कथन पूरी तरीके से सही है। दूसरा, केवल यूरोप ही ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के आर्कटिक वृत्त गुजरता है। तो ये कथन आपका सही नहीं है क्योंकि आर्कटिक वृत्त जो है एशिया और उत्तरी अमेरिका से भी गुजरता है। तो यहाँ पे दूसरा वाला कथन आपका गलत हो गया। तीसरा, केवल अफ्रीका ही ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं, इसलिए तीसरा कथन आपका सही है। तो पहला और तीसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। जलडमरू मध्य मतलब स्टेट के नाम है और दूसरी तरफ जो है महासागर खाड़ी या जिनके मध्य यह जो है स्टेट स्थित है। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित है। ठीक है। तो देखिए मलक्का जल डमरू मध्य जो है ये हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर में है। सही है। होर्मुज जल डमरू मध्य जो है ये लाल सागर और ओमान की खाड़ी के मध्य में है। तो ये कथन सही नहीं है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जो है ये अटलांटिक महासागर तथा भूमध्य सागर के मध्य में है। तो यहाँ पर जो है आपका पहला और तीसरा वाला सही है। पहला और तीसरा कथन आपका सही है। दूसरा वाला जो है ये होर्मुज जल डमरू मध्य जो है लाल सागर और ओमान की खाड़ी के मध्य नहीं है।
आपसे प्रश्न यही है कि ये किसके मध्य है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 3 युग्म दिए गए हैं, हमें बताना है उपयुक्त दिए गए युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है। तो पहला जो है इसमें सूर्यताप क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत होता है सूर्यताप। ये कथन ये जो है युग्म सही नहीं है। दूसरा एल्बिडो आपतित सौर विकिरण, ये सही नहीं है। इसमें देखिए सूर्यताप क्या है, आपतित सौर विकिरण होता है। एल्बिडो किसी वस्तु द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का परसेंटेज होगा। वहीं जो तीसरा है तापमान व्युत्क्रमण, तापमान के समान व्यवहार में परिवर्तन जो होता है ये आपका तापमान व्युत्क्रमण कहलाता है। तो ये आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन अर्थात केवल 3 सही है। आगे चलते हैं। वैकल्पिक परिवहन ईंधन मेथनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन कौन सा है। तो इसका पहला, इसका उत्पादन प्राकृतिक गैस से किया जा सकता है, सही बात है। यह बायोडिग्रेडेबल ईंधन नहीं है, यह कथन गलत है। मेथनॉल का उत्पादन प्राकृतिक गैस से किया जा सकता है और यह एक बायोडिग्रेडेबल ईंधन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी वाला सही नहीं है, ए सही है। सी देखें, इसे गैसोलीन के साथ मिश्रित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इसे इथेनॉल और गैसोलीन के साथ मिश्रित किया जा सकता है। यह जो है जल में विलय है, तो हाइड्रोजन ईंधन के समान, हाइड्रोजन जो है ईंधन के समान जल में विलय होता है। तो यहाँ पर ए सी डी सही है परंतु बी गलत है। आगे चलते हैं। तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है। इसका या इसके क्या कारण हो सकता है या सकते हैं। 2 कथन दिए गए हैं। देखिए पहला, इस राज्य में काली कपास मृदा किस्म की मिट्टी की प्रधानता है। तो यहाँ पर ये सही नहीं, क्योंकि यहाँ पे काली कपास मिट्टी की नहीं बल्कि लाल मिट्टी की अधिकता है, ठीक है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ये सही है। देखिए जो लाल मृदा होती है वो कपास की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका केवल दूसरा वाला कथन सही है, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। हमारे सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है। शनि ग्रह का घनत्व जल के घनत्व से भी कम है, सही है। शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह, ये भी सही है। अधिकतर छोटे ग्रह क्यूपर बेल्ट में पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर तीनों कथन सही, इसलिए सी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कार्वी या मिकिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, पहला, इनका निवास स्थान अरुणाचल प्रदेश का कार्बी एंगलांग जिला है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये जो कार्बी एंगलांग जिला है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि ये असम में है, ठीक है। तो कार्बी या मिकिर जनजाति जो है, मिकिर जनजाति असम के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। असम के कार्बी एंगलांग जिले में इसका सघन वास है और यह एक जनजाति है। तो पहला गलत है, दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संबंध में कौन एक कथन असत्य है। 4 कथनों में से कौन सा असत्य है। तो यह पूर्णतः विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित है, सही बात है। इसके दक्षिण में कार्पेट्रिया की खाड़ी अवस्थित है, इसके दक्षिण में। तो देखिए कार्पेट्रिया की खाड़ी जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में स्थित है, ना कि दक्षिण में। तो इसलिए आपका बी वाला सही नहीं है। सी, इसका मध्यवर्ती भाग निम्न भूमि प्रदेश कहलाता है। इसका मध्यवर्ती भाग जो है निम्न भूमि प्रदेश कहलाता है। आयर झील भी यहाँ पर स्थित है। तो ये सब सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पठार और इसकी स्थिति में। तो देखिए अबिसीनिया का पठार जो है ये इथोपिया में है। पोटावर का पठार जो है ये अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर बी वाला सही नहीं है। तसीली पठार अल्जीरिया में है। बाई पठार अंगोला में है। आगे चलते हैं। भागड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना 3 राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। निम्न में से कौन सा राज्य इसमें शामिल या भागीदार नहीं है। तो हरियाणा पंजाब राजस्थान का है। हरियाणा पंजाब राजस्थान का संयुक्त उपक्रम है, इसमें मध्य प्रदेश शामिल नहीं है। सुरमा घाटी और मेघना घाटी स्थित हैं कहाँ पे। ये जो है आपका मेघालय के पठार में स्थित हैं, ठीक है।
और इनके दक्षिणी भाग मंद ढाल वाले भाग में सुरमा घाटी तथा मेघना घाटी स्थित है, मेघालय के जो पठार का दक्षिणी मंद भाग है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, ऋतुएं और भारतीय माह, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए वसंत जो है आपका, वसंत चैत और वैशाख में, तो आप इसको 2 से मिलाइए। ग्रीष्म जो है ये ज्येष्ठ आषाढ़ में होता है, ज्येष्ठ आषाढ़ में 3 से मिला दीजिए। शरद जो है, शरद ये अश्विन और कार्तिक अर्थात 4 से मिला दीजिए। हेमंत जो है ये ये जो है मार्गशीर्ष और पौष 1 से मिला दीजिए। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। फिर 2 सूचियाँ दी गई हैं, हमें यहाँ पर इसके सुमेलित करना है कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए तिलैया परियोजना, तिलैया परियोजना कहाँ पे है? झारखंड में, 3 से मिला दीजिए। नर्मदा सागर परियोजना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी पर, और तिलैया बांध परियोजना जो है वो दामोदर नदी पर है। तो ये आपका मध्य प्रदेश, 1 से मिला दीजिए। बेताली परियोजना राजस्थान की है, बेताली नदी पर, 2 से मिला दीजिए। भिवपुरी जल विद्युत परियोजना ये महाराष्ट्र की है, आंध्र नदी पर, तो यहाँ पर 4 से मिला दीजिए। तो 3 1 2 4 3 1 2 4 अर्थात डी ऑप्शन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए, बताना इसमें से सही कथन कौन सा है। भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही बात है। भारत विश्व में कुल अभ्रक उत्पादन का 60% उत्पादन करता है, और भारत में अभ्रक उत्पादन का जो अभ्रक का भंडार का लगभग 95% झारखंड में, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं पहला कथन सही होगा। दूसरा, नालको एशिया का सबसे बड़ा एल्युमिना तथा एल्युमिनियम का एकीकृत कारखाना है, ये भी सही है, जिसकी स्थापना 1981 में 1981 में उड़ीसा के दामनजोड़ी नामक स्थान पर की गई थी, और इसकी स्थापना फ्रांस के सहयोग से की गई थी, और यह एशिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम कारखाना है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हो गए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? क्षेत्रफल के आधार पर तो देखिए अवरोही क्रम बड़े से छोटे की तरफ चलना है, तो नागालैंड नंबर 1 पे नागालैंड आ जाएगा, फिर आपका त्रिपुरा आ जाएगा 2 पे, तीसरे पे सिक्किम आ जाएगा, और चौथे पे गोवा आ जाएगा। तो 3 4 1 2 अर्थात सी ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण वाला प्रश्न है। तो कथन को ये देखें, भूमध्य रेखा पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। भूमध्य रेखा पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते, सही बात है। कारण भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति पाई जाती है। तो कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी सही हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और बताना उपरोक्त कथन किस देश की तरफ इशारा करते हैं। यह देश सेब उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व में प्रसिद्ध बेका घाटी हेतु प्रसिद्ध है, सही है। दूसरा, यह भूमध्य सागर, इजराइल तथा सीरिया से घिरा हुआ है, ठीक। तीसरा, यह पश्चिमी एशिया में ईसाइयों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, ये भी सही है। तो ये जो है तीनों जो कथन है लेबनान की तरफ इशारा कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी वल्दाई पहाड़ से निकलती है? तो बोलगा नदी जो है ये वल्दाई पहाड़ से निकलती है और निकल कर कैस्पियन सागर में गिर जाती है। बोलगा जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो कि रशिया के अधिकार क्षेत्र में बहती है। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। जबकि केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। निम्नलिखित राज्यों के युग में किनका राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं है? किसका नहीं है? देखिए, पंजाब और असम का समान नहीं है। पंजाब और असम का समान नहीं है। पंजाब में एक सेकेंड, किनका राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं है ये बताना है। अन्य सभी का सही है, परंतु पंजाब और असम का सही नहीं है। आगे चलते हैं, फिर से कथन कारण वाला प्रश्न है। तो कथन है कि संयुक्त बैठक की स्थिति में राज्यसभा लोकसभा से दुर्बल स्थिति में है, सही बात है।
लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक है, ये कथन कारण दोनों जो है यहाँ पर सही है और व्याख्या भी सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। निम्न में से कौन एक गैर संवैधानिक संस्था है? निम्न में से कौन एक गैर संवैधानिक संस्था है? तो इसमें देखिए राज्य वित्त आयोग जो है, नहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये गैर संवैधानिक, मतलब इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक स्टेचुटरी बॉडी है, यह एक सांविधिक संस्था है। यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा निर्मित की गई है। जबकि अन्य देखें, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 340 में है, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरण अनुच्छेद 256, वित्त आयोग अनुच्छेद 280। आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय केंद्र व राज्य के विधायी व कार्यदायी आदेशों का परीक्षण कर सकता है और यदि कोई संवैधानिक त्रुटि दिखती है तो उसे अवैध घोषित कर सकता है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त होती है, किसके तहत? अनुच्छेद 137 के तहत प्राप्त होती है, 137 के तहत। क्योंकि देखिए इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को यह अधिकारिता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त वह पूर्व में दिए गए निर्णयों को उलट भी सकता है। इसे न्यायिक पुनर्विलोकन, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और रिविजरी जुरिडिक्शन का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, सही कथन का चुनाव करना है हमें। तो देखिए, विधान परिषद धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है, सही बात है। हमें सत्य कथन का चयन करना है ना, कौन सा इसमें सही है। देखिए, विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को पहली बार विधान परिषद 3 माह तक रोक सकती है। ये 3 महीने बाद विधानसभा पुनः उसी विधेयक को पारित कर दे तो इसे सामान्य विधेयक को विधान परिषद 1 माह तक रोक सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। तो इसका जो पहला कथन है वो भी सही है कि धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है, ठीक है। बाकी किसी एक साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके सही हो जाते हैं, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा? आगे चलते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 67 खा उपराष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 94 लोकसभा स्पीकर को हटाना, अनुच्छेद 90 जो है ये राज्यसभा के सभापति को हटाने से संबंधित नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 90 के अंतर्गत राज्यसभा के उपसभापति को राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का प्रावधान है, न कि सभापति को। सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान इसमें नहीं है, उपसभापति को हटाने का प्रावधान है। जबकि राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान अनुच्छेद 67 खा में। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है वो सही नहीं है, 32 का डी सही नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार निम्न में से वरीयता क्रम में सबसे ऊपर कौन आता है? वरीयता क्रम में सबसे ऊपर कौन आएगा? तो अपने राज्य में राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उप प्रधानमंत्री, अपने राज्य में राज्यपाल। तो अपने राज्य में राज्यपाल जो है ये वरीयता क्रम में ऊपर आएगा। देखिए, राष्ट्रपति होता है, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अपने राज्यों में राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश और फिर लोकसभा अध्यक्ष। ये ध्यान रखिएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष ये इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब समकक्ष होते हैं। आगे चलते हैं। 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। प्रावधान और कहाँ से ये स्रोत लिए गए हैं? तो देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? जापान से 2 से मिलाइए। संसद की संयुक्त बैठक ये ऑस्ट्रेलिया से 1 से मिलाइए। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श सोवियत संघ 4 से मिला दीजिए। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो है ये आयरलैंड 3 से मिला दीजिए। तो 2143 अर्थात ए ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर।
निम्नलिखित में से कौन सी रिट प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है? तो देखिए कौन सी की जाती है? परमादेश की जाती है, अधिकार परीक्षा की जाती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की जाती है। ठीक है, तो 1 2 3 तब बी ऑप्शन। जबकि उत्प्रेषण रिट जो है ये अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव या नियम के द्वारा संसद के सदस्य अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर संसद का ध्यान आकर्षित करते हैं और उस विषय पर सदन में चर्चा होती है? किस प्रस्ताव के माध्यम से होती है? तो स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। किसी निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम कितने प्रत्याशियों का चुनाव संचालन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा किया जा सकता है? कितनों का किया जा सकता है? तो 64 का। देखिए वोटिंग मशीन में 16 बटन होते हैं और किसी पोलिंग स्टेशन पर एक बार में के स्थान पर अधिकतम 4 का प्रयोग होता है। इस प्रकार कुल 64 प्रत्याशियों का चयन जो है इससे संभव है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों के निर्भरता संबंधी उपबंध है? तो 10वीं में है, ये 10वीं अनुसूची में यह प्रावधान किया गया है और इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया है और इसे दल में परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है जिसका तात्पर्य क्या है? जिसका तात्पर्य है कि यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता नहीं है। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से मूल कर्तव्यों के संबंध में सत्य है? तो देखिए मूल कर्तव्य जो है ये गैर न्यायोचित है, सही बात है। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, ये भी सही है। संसद उपयुक्त विधान द्वारा मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु स्वतंत्र है, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन 40 का सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर पहला सही है, हटाया जा सकता है। कारण संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के आधार का वर्णन किया गया है? नहीं, कहीं पर भी इसका वर्णन, आधार का वर्णन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कथन तो सही है परंतु कारण गलत है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला अवस्थित है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। आगे चलते हैं। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा असत्य है? यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज लगभग 47% होता है, सही बात है। दूसरा, वर्ष 1975 में अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला प्रथम उपग्रह भास्कर 1 था। ये जो है ये सही नहीं है क्योंकि ये कब भेजा गया था? 19 अप्रैल 1974 को भारत का प्रथम उपग्रह जो था वो आर्यभट्ट था, ना कि भास्कर 1। ठीक है, ये आर्यभट्ट था ना कि भास्कर, तो ये गलत हो गया। सी वाला, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, सही है। हेकिस्टोर्थम पौधे बहुत कम ताप पर उगते हैं, ये भी सही है। मैड काऊ रोग का कारक क्या है? मैड काऊ रोग का कारक जो है वो प्रियांस है। क्या है? प्रियांस है। यह गायों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा करता है। यह पशुओं में मनुष्यों में दूषित मांस खाने से होता है। प्रियांस एक प्रकार के प्रोटीन कण होते हैं जिनसे डीएनए नहीं जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है 2 सूचियाँ दी गई। जंतु और उनके हृदय में कितने प्रकोष्ठ हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो मेढक में 3 होते हैं, 2 से मिला दीजिए। कॉकरोच में 13 होते हैं, 4 मिला दीजिए। बंदर में 4 होते हैं, ये 3 से मिला दीजिए। मछली में 2 हृदय प्रकोष्ठ हैं, मछली में 2 हृदय प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे 2 4 1 3 मछली का 3 से। ठीक है, तो 2 4 1 3 बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। निम्न में से कौन सा एक आनुवांशिक अभियांत्रिकी सूक्ष्मजीवी मानव इंसुलिन उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है? कौन किया जाता है? तो ये है ई कोलाई है, डी ऑप्शन।
ठीक है। देखिए ई कोलाई तथा सैक्रोमाइसिस सेराविशी जीवाणुओं का प्रयोग आनुवांशिक अभियांत्रिकी में मानव इंसुलिन उत्पादन में किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 इनमें से कौन सा कोरल नहीं है? कौन सा कोरल नहीं है? तो इसमें शाइनिया जो है, शाइनिया कोरल नहीं है। यह एक सिलिंट्रेटा संघ का जीव है, सिलिंट्रेटा संघ का जीव है, जबकि ट्यूबिपोरा, पिनेट्यूला, आगियो, आक्यूलस ये सभी जो हैं कोरल हैं। निम्नलिखित में से किन पौधों से लौंग प्राप्त होता है? किन से लौंग प्राप्त होता है? तो ये यूजीनिया एरोमेटिका से, यूजीनिया एरोमेटिका से प्राप्त होता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये जो पौधा होता है यूजीनिया एरोमेटिका या साइजियम एरोमेटिका भी कहते हैं नाम, ये जो है पौधों की पुष्प कलिकाओं से लौंग प्राप्त करते हैं। आगे चलते हैं। जड़ ग्रंथियों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एटीपी का स्रोत क्या है? एटीपी का स्रोत क्या है? तो इसका है पायरूवेट है, ठीक है, पायरूवेट। जड़ ग्रंथियों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए पायरूवेट एटीपी का स्रोत है। आगे चलते हैं। ढलानों पर मिट्टी के कटाव का परिणाम निम्नलिखित तरीकों से होता है। किस प्रकार से होता है? तो ये होता है सबसे पहले नलिका, फिर अवनलिका, फिर घाटी बन जाती है। लार में उपस्थित जीवाणु प्रतिरोधी एंजाइम है। लार में उपस्थित जीवाणु प्रतिरोधी एंजाइम है। किसके प्रतिरोधी हैं? तो ये लाइसोजाइम के प्रतिरोधी हैं। तो लाइजोम एक जीवाणु प्रतिरोधक एंजाइम है जो शरीर के बहुत से तरल में पाया जाता है। यहाँ आंसू, लार, पसीने इत्यादि में पाया जाता है। यह जो है लाइसोजोम जो है लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। एंजाइम अनुपस्थित होता है कहाँ से? तो एंजाइम जो होता है ये वायरस में, विषाणु में नहीं होता है, ठीक है, जिसका यह ना तो कोई जैव क्रिया कर सकते, ना ही किसी पोषक क्रियाओं से बाहर वृद्धि कर सकते हैं। जबकि कवक, जीवाणु, स्लाइम, मोल्डस में जो होता है एंजाइम उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। एक पादप हार्मोन जो होता है ये क्या होता है? प्राकृतिक उत्पाद होता है, ठीक है। क्या होता है? प्राकृतिक उत्पाद होता है। गैनोंग पोटोमीटर से मापा जाता है। क्या मापा जाता है इससे? तो इससे जो है वाष्पोत्सर्जन अर्थात ट्रांसपीरेशन मापा जाता है। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों में शर्करा के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो कौन सा पोषक तत्व है? तो ये है बोरान। बोरान जो है ये पौधों में शर्करा के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला है हेनले लूप किस स्तनधारी अंग का अनिवार्य अंग है? किसका अनिवार्य अंग है? तो ये जो है आपका ब्रिक अर्थात किडनी का जो है अनिवार्य अंग है, भाग है हेनले लूप, ठीक है। हेनले लूप ब्रिक का अनिवार्य भाग है। यह ब्रिक में परासरण नियंत्रण तथा मूत्र को शांत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस लूप का विकास पक्षिता स्तनधारी में ही हुआ है। यह मेढक तथा मछलियों में अनुपस्थित होता है। निम्न में से कौन सा विटामिन बी समूह का नहीं है? निम्न में से कौन सा विटामिन बी समूह का नहीं है? तो इसमें देखिए टोकोफेरॉल जो है, टोकोफेरॉल ये विटामिन ई का है। ये टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का है रासायनिक नाम, ठीक है। ये विटामिन बी से संबंधित नहीं है। जबकि राइबोफ्लोविन, निकोटिनिक अम्ल, साइनोकोबालामिन ये सभी विटामिन बी समूह के ही हिस्सा हैं। वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे, डी ऑप्शन। प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष किस राजवंश से संबंधित था? अमोघवर्ष जो है ये राष्ट्रकूट राजवंश है। किससे था? राष्ट्रकूट राजवंश से। निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सुमेलित नहीं है, ब्रिटिशकालीन आयोग और गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय। तो देखिए इसमें बताना कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं वो बताना है। सिंचाई आयोग लॉर्ड कर्जन के समय का है। एजिसन आयोग लॉर्ड डफरिन का है। दुर्भिक्ष आयोग लॉर्ड लिटन का है। फ्रेजर आयोग लॉर्ड हार्डिंग का। तो देखिए फ्रेजर आयोग का गठन जो है 1902 में 1902 ईस्वी में होता है, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य पुलिस को कार्य पद्धति पर विचार करना था। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। दो कथन दिए गए हैं, हमें बताना कौन सा सत्य कथन है इसमें। तो पुस्तक मज्म उल बहरीन की रचना रोशन आरा ने की थी।
तो ये गलत है, क्योंकि मज्म उल बहरीन की रचना जो है दारा शिकोह ने की थी। किसने की? दारा शिकोह ने की थी। ठीक है। दूसरा, इसमें हिंदू और इस्लाम धर्म को एक ही ईश्वर के प्रति प्राप्त के 2 मार्ग बताए गए, ये सही है। तो पहला दूसरा दोनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्यपथ के केंद्र में स्थित होने के कारण राजनीतिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र स्थल था? तो ये देखिए कौन सा था स्थल? श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों के केंद्र में स्थित होने के कारण राजनीतिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र स्थल था? श्रावस्ती था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 2 सूचियां दी गई हैं, पुस्तक और पत्रिका और लेखक और प्रकाशक की। हमें इसे सुमेलित करना है। दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्याम जी कृष्ण वर्मा, 1 से मिला दीजिए पहले। 1 से अनहाइलेशन ऑफ कास्ट, अनहाइलेशन ऑफ कास्ट जो है डॉक्टर अंबेडकर, ये सही है, ये सही है। इंडिया डिवाइडेड, ये राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, ये भी सही है। तो आपका जो है 1 2 3 4 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है सत्य कथन कौन सा है। तो झांसी की स्थापना 1613 में ओरछा शासक वीर सिंह देव ने की थी, सही बात है। दिल्ली सल्तनत काल में बदायूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकता थी, ये भी सही है। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध बदायूं से था, ये भी सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 1 2 3। पुस्तक अलाइव द वंडर, जिसमें सर्वप्रथम ब्लैक होल घटना का वर्णन है, के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं जे नेड हॉलवेल। ठीक है, जे नेड हॉलवेल, जेड हॉलवेल हैं। ठीक, जेड हॉलवेल है इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। पुस्तक अलाइव द वंडर, ये 65 होगा। 66 को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है संस्था और संस्थापक में? तो देखिए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1924 में बम्बई में प्रारंभ की थी, गांधी जी ने ही। दूसरा, एक सेकंड, हमें 66 में जो है बताना है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं। तो पहला वाला जो है ये गलत है, क्योंकि बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी थे। गड़बड़ हो रहा है, देखिए फिर से थोड़ा सा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के जो संस्थापक थे वो महात्मा गांधी नहीं बल्कि भीमराव अंबेडकर थे, इसलिए पहला वाला कथन आपका गलत है। इसकी स्थापना इन्होंने 1924 में बम्बई में की थी। आगे चलते हैं, इसी में बहुजन समाज आंदोलन शंकर राव जाधव संस्थापक थे। समाज समता संघ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके भी संस्थापक थे। सत्य शोधक समाज के ज्योतिबा फूले थे। आगे चलते हैं, 2 सूचियाँ फिर दी गई हैं, पत्र पत्रिकाएँ और भाषा का। मराठा जो थी अंग्रेजी में 2 से मिलाइए। सोम प्रकाश जो है बंगाली में 1 से मिला दीजिए। इनकलाब उर्दू में 3 से मिला दीजिए। स्वराज जो है ये गुजराती में। देखिए, इनकलाब जो है उर्दू है ना, तो 4 से मिलाइए, और स्वराज जो है ये गुजराती 3 से। तो 2143 तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा सत्य है। पहला, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सल्तनत के शासक थे, सही है। किताबे नौरश नामक पुस्तक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा दक्कानी भाषा में लिखी गई थी। तो यहाँ पर दोनों कथन ही सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। यहाँ पर बताना निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है जैन तीर्थंकर और उनका प्रतीक लक्षण में। देखिए, आदिनाथ का प्रतीक का लक्षण क्या है? वृषभ है। मल्लीनाथ का जल कलश है। पार्श्वनाथ का सर्प है। शंभवनाथ का जो है हाथी नहीं है, अश्व है, घोड़ा। डी वाला सही नहीं है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कूट की सहायता से सत्य कथनों का चयन करें। तो 3 कथन दिए गए हैं, हमें सत्य कथन चुनना है। 16 महाजनपदों में केवल अश्मक दक्षिण भारत में स्थित था। वत्स महाजनपद में आधुनिक प्रयागराज का क्षेत्र था और मत्स्य महाजनपद आधुनिक जयपुर के आसपास स्थित था। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर तीनों कथन ही सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है? पहला, यह हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था, सही बात है। इसका प्रकाशन कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ, ये भी सही है। जुगल किशोर शुक्ल इसके प्रशासक एवं संपादक थे, ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों कथन यहाँ पर सही हैं, ठीक है। इसलिए ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 नहीं 72 पर पहले चलते हैं ना। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार महापद्म नंद ने के उत्तराधिकारियों की संख्या 8 थी। निम्नलिखित में से वे कौन से स्रोत हैं जहां इस तथ्य का उल्लेख है? तो ये जो है आपका पुराण और बौद्ध ग्रंथ में इसका उल्लेख है। पुराण और बौद्ध ग्रंथ में इस राजवंश के अंतिम शासक धनानंद थे, जो सिकंदर के समकालीन थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को व्यवस्थित करना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या आएगा? रेले कमीशन 1904 का है। मुस्लिम लीग 1906 का है। सूरत विभाजन 1907 का। कानपुर षड्यंत्र केस जो है 1924 का। तो ये आपका 4132 अर्थात बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2 कथन दिए गए, कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, सही है। कारण वर्मा का अतिरिक्त कार्यभार भी उस पर था, ये भी सही है। कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है। तो 74 का 1 सेकेंड 74 का जो है कथन तो सही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये सही है, परंतु वर्मा का अतिरिक्त कार्यभार भी उस पर था, इस वजह से वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ये आपका कारण सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन 74 का सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। पहला, जेम्स आउटरम 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र मानते थे, सही बात है, ये सही है। J.R. होम्स के अनुसार 1857 की क्रांति सिपाही विद्रोह थी, ये सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला ही कथन सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने 75 क्वेश्चन कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के 75 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।